गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो 2023 जनवरी का सर करंट अफेयर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। करीब 11 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बट आगे कंटिन्यू करें तो पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, मतलब जो पिछली क्लास में डिस्कस करे थे, ठीक है। सब रेडी हैं? ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 करा था ना लास्ट क्लास में डिस्कस। Recently, Indian Navy has collaborated with Sagar Defense Engineering Private Limited for the development of armed autonomous boat swarms as part of which of the following initiatives? एक प्राइवेट कंपनी है सागर, वो इंडियन नेवी के साथ कोलैब कर रही है बोट स्वार्म्स बनाने के लिए। तो कौन सा मिशन था? बिल्कुल सर, स्प्रिंट मिशन था। इफ यू कुड रिमेंबर, कौन सा मिशन था? स्प्रिंट मिशन था। और परशुराम कुंड फेस्टिवल जो एनुअली अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो ये कौन सी नदी पे है? हाँ जी, नमस्कार ताशी जी। परशुराम कुंड फेस्टिवल ये कौन सी नदी पे जाना है सर? सी। ऑल राइट सर, करेक्ट आंसर इज लोहित रिवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 था। लास्ट क्वेश्चन 11 डिस्कस किया था पांडु पोर्ट। पांडु पोर्ट कौन सी रिवर पे था? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे था, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 ही था। इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? हाँ जी सर, रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सहर्ष टू इनकरेज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग? त्रिपुरा, केरला, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? Which of the following states has launched a special education program सहर्ष to encourage social and emotional learning? नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। ये मैंने आंसर बता दिया शायद तुक्के में उड़ीसा लगाया जा रहा है, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सहर्ष त्रिपुरा से रिलेटेड है, ठीक है। एक स्पेशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, जिसे कहते हैं सहर्ष। देखो, सोशल और इमोशनल लर्निंग क्या होती है? सोशल और इमोशनल लर्निंग एक तरीके से आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, ठीक है। इमोशंस के फ्लो में आके कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। एंड अचीव पॉजिटिव गोल्स, फील एंड शो एम्पैथी फॉर अदर्स, establish and maintain positive relationships and make responsible decisions। यानी इमोशंस को कैसे आपको कंट्रोल करना है और एक एम्पैथी की फीलिंग डेवलप करनी है। यानी आपके साथ जो पर्सन है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सिर्फ अपने पर्पस की बात करो, आप अपने सिर्फ मतलब की बात करो। एक सेंस ऑफ एम्पैथी भी दो पर्सन्स के बीच होना चाहिए। जैसे एक होता है ना इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू, इसी तरह से एक होता है इमोशनल कोशेंट ईक्यू। तो जिसका ईक्यू स्ट्रांग होता है तो वो इमोशनल कंडीशंस में भी टफ फैसले लेने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये सहर्ष प्रोग्राम जो इमोशनल और सोशल लर्निंग सिखा रहा है, ये किस स्टेट का है? करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the author of the recently released book Revolutionaries, the other story of how India won its freedom? Who amongst the following is the author of the recently released book Revolutionaries, the other story of हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? बताइए। संजीव सान्याल,
रघुराम राजन, शशि थरूर या फिर रोमिला थापर? लगाइए सर तुक्का। रेवोल्यूशनरी इज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। इसके ऑथर कौन है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक? करेक्ट आंसर बात करें तो इट इज संजीव सान्याल। ठीक है। संजीव सान्याल का कहना है कि हमें जो हमारी हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाई गई है कि नॉन वायलेंस के रिलेटेड ही हमने हिस्ट्री पढ़ाई है, हमने गांधी जी के अराउंड हिस्ट्री बिल्ड करी है। जबकि उनका कहना है कि कई और भी बड़े लीडर्स रहे जैसे विनायक सावरकर, औरोबिंदो घोष, राज बिहारी बोस, ठीक है, बागा जतिन, नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तो और भी लोग थे। इनके भी एक अलग रेजिस्टेंस शो करने का तरीका था, इनका तरीका थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी था। ठीक है। तो इनके भी तरीकों को हमने पढ़ना चाहिए, इनकी भी स्टोरी पढ़नी चाहिए। ये बुक किसने लिखी है? संजीव सान्याल। सान्याल कौन है सर? ये मेंबर है इंडिया, वो जो भारत सरकार की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो है, प्राइम मिनिस्टर की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है, उसके ये मेंबर हैं संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? जापान, जर्मनी, यूएसए या यूके? Which of the following countries has topped the recently released Hanley Passport Index 2023? जापान, जर्मनी, यूएसए या फिर यूके? बताइए सर। जापान लग रहा है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये रैंक बताती क्या है? ये एक्चुअली काउंट करती है कि आपकी कंट्री को कितनी फॉरेन कंट्रीज वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था देती हैं। ठीक है। मतलब आपकी कंट्री को कितनी अदर कंट्रीज वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल अगर किसी कंट्री के पास है तो वो है जापान। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को किसने टॉप किया? जापान। ये पूरी लिस्ट है, जापान है। जापान के पास मतलब 193 कंट्रीज ऐसे हैं जो जापान को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था देते हैं। तो सबसे मजबूत पासपोर्ट दुनिया में किसका होगा सर? जापान का। ठीक है। फिर सिंगापुर, साउथ कोरिया है, देन जर्मनी, स्पेन है, फिर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग है, फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्वीडन है, फिर फ्रांस, आयरलैंड, पोर्चुगल, यूके है। ठीक है। तो ये आपकी फिलहाल रैंकिंग है। इंडिया की रैंकिंग क्या है सर? ये तो ग्लोबली रैंक है। ठीक है। जापान हो गया। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सर आपका ये है, सिंगापुर है, 192 डेस्टिनेशंस। ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग अगर देखेंगे 85 है। ठीक है। 59 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जो हमें वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल व्यवस्था देती हैं। तो अगर पिछली साल में अगर हम अपनी रैंक देखें, द करेंट 2019, 2020, 21, इन सब ईयर्स में देखें तो हमारी रैंक लगभग घटती जा रही है। 82nd थी, फिर 84 हुई, फिर 85 हुई, फिर 83 हुई, अब फिर से जाके हमारी रैंक कितनी हो गई? 85 हो गई। ठीक है। हम कौन कौन सी कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं? जैसे भूटान है, इंडोनेशिया है, मकाओ है, मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, केन्या है, मॉरिशियस है, सेशल्स है, जिम्बाब्वे है, युगांडा है, ईरान है और कतर है। ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी बहुत फ्रेंडली कंट्रीज है और यहाँ पर हम वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है सर। आई होप इट इज क्लियर। यूएसए आप देख सकते हो टॉप 10 की लिस्ट में तो नहीं है। ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा, सॉरी सॉरी, टॉप 10 में है तो ये सेवेंथ रैंक पे यूएसए, सेवेंथ रैंक पे यूएसए। ठीक है।
तो मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है। यूएसए को अगर 186 कंट्रीज दे रही हैं तो जापान को 193 दे रही हैं, बस 7 कंट्रीज का तो डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। Recently, the 2023 Men's Hockey World Cup was inaugurated at the Barabatis Stadium in Cuttack, Odisha. Which of the following is the official mascot of the Hockey World Cup 2023? बताइए सर। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वाज इनॉग्रेटेड इन उड़ीसा। तो हमारा जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसका ऑफिशियल मास्कॉट क्या है? पक्का? बी तुक्का? ओके सर, तुक्का लगाते हैं। करेक्ट आंसर इज ओली। ये देख रहे हो, ये ओली है अपना ऑफिशियल मास्कॉट। ठीक है, अब जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने आ रहा है 2023 का। ओली, ध्यान रखना सर ओली को। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Recently, US envoy to India Elizabeth Jones announced a $250,000 USD project to support the conservation and restoration of Paiga Tops complex. It is in which of the following city? ओली कहाँ है? ओली यहाँ है। हॉकी फेडरेशन का मैस्कॉट है ये। खाता खुल गया, चलो जी। अब देखो, यूएस के एक एनवॉय हैं जो इंडिया में आए हैं। मतलब यूएस वाले एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स को रीस्टोर कर रहे हैं। तो सब पहला सवाल तो ये है कि सर पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स ये है कहाँ पर? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, या फिर आपका लखनऊ में? बताइए सर, पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर? ऑलराइट सर, पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स आपका हैदराबाद में। ठीक है, पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स क्या है? हैदराबाद में। देखो, पाएगा टॉम्स कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक एरिया है जहां पर पाएगा लोगों की कब्रें हैं। पाएगा कौन थे? पाएगा जो थे हैदराबाद के नोबल से, मतलब रॉयल लोग होते थे उसके क्या कहते हैं, हैदराबाद के उस टाइम के, जब औरंगजेब दक्कन में गया था तो पायगाज उनके साथ ही गए थे। ठीक है, तो जो पायगा का घर था किसने फाउंड किया था? शमशुल उमरा वन, ऑल्सो नोन एज नवाज अब्दुल फतेह खान। ठीक है, फिर उसके बाद निजाम के साथ इनके ताल्लुकात काफी अच्छे थे, क्लोज रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल अलायंस इन लोगों ने बनाया है ना। तो ये एक तरीके की नोबल फैमिली थी। पायगास कौन थे? हैदराबाद की एक नोबल फैमिली थी। तो इनका पूरा टॉम कॉम्प्लेक्स है, इसको रिस्टोर करने की बात चल रही है। अब इनकी डिटेलिंग आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि देखो, दे वर बिलीव टू बी रिच देन एवरेज महाराजा ऑफ द कंट्री, मतलब राजा से भी अमीर होने के इनकी प्रोबेबिलिटी थी, इतने पैसे वाले लोग थे। तो इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं इनके फाउंडर आपसे पूछ लें, इतना नहीं पूछेंगे। अगर मैक्स टू मैक्स आपसे सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि पाएगा टॉम कॉम्प्लेक्स किस शहर में? ठीक है, पाएगा टॉम कॉम्प्लेक्स किस शहर में? हैदराबाद। और कौन सा स्टेट लगता है हैदराबाद में? तेलंगाना। ठीक है, तो ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि पाएगा टॉम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है आपका? हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Recently, Sultan Al Jaber has been named as the president of the COP28 Climate Summit 2023. It will be held in which of the following city countries? देखो, अभी रिसेंटली यूएनएफ ट्रिपल सी की, ये यूएनएफ ट्रिपल सी की बात हो रही है, उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो अभी COP27 आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, COP27 की मीटिंग हुई थी सर आपका इजिप्ट में। तो सवाल है कि जो COP28 की समिट होने वाली है, COP28 क्लाइमेट समिट, जो किस कौन कराता है? यूएनएफ ट्रिपल सी कराता है। तो ये कहाँ होने वाली है?
किस कंट्री में होने वाली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या लगता है? पक्का यूएई? श्योर? लॉक कर दिया जाए? और लोग भी इसमें हाथ अपना साफ करिए, तुक्का लगाइए सर। सऊदी नहीं है, ये तुक्का गलत हो गया। ए के अलावा और क्या लग रहा है? यूएई लग रहा है। और ओमान और कतर नहीं लग रहा है किसी को? ओली कहाँ है? समझे नहीं चेल सर, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं? ओली बना है वो आपका जो टर्टल है ना, ऑलिव रिडली टर्टल, उसका एक कार्टून पिक्चर है, उसे ओली कहते हैं। हाँ जी सर। चलो जी, इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यूएनएफ ट्रिपल सी की COP 28, ये होगी सर आपका यूएई में, ठीक है, यूएई में। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो क्लाइमेट समिट से रिलेटेड है, ये कौन कराता है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हर साल मिलते हैं ये लोग, तो हर साल मिलते हैं, पहली बार मिले COP 1, दूसरी बार मिले COP 2, इस तरह से इनकी मीटिंग चलती है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट इनका कहाँ है? बॉन, बॉन इज इन जर्मनी, ठीक है। फिर हर साल ये मिलेंगे। पहली जो मीटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी बर्लिन, जर्मनी में हुई थी 1995 में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 1 पहली मीटिंग हुई थी आपका कहाँ पर सर? जर्मनी, बर्लिन में, ठीक है। देखो अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं COP 1 से लेकर COP 28, तो ये सारी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनमें से कुछ हैं जो स्पेशल हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं COP 3। COP 3 हुई थी सर आपका जापान में, क्योटो में। तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल निकल के आया था, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत फेमस है, ठीक है। तो जो एमिशन टारगेट्स को कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, वो यहीं से निकल के आया था COP 3 में, ठीक है। उसके बाद मराकेश एग्रीमेंट हुआ था, मराकेश इज इन मोरक्को। और ये COP 8 इसलिए खास है, COP 8 इसलिए खास है क्योंकि सर ये इंडिया में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली बार और अभी तक आखिरी बार, ठीक है, एक ही बार इंडिया में हुई है, COP 8 2002 न्यू दिल्ली में। उसके बाद COP 15 डेनमार्क में हुई। COP 14 आपका पोलैंड में होती है। COP 13 इंडोनेशिया में होती है, जिसमें बाली एक्शन प्लान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सर COP 16 कानकुन, कानकुन इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, तो वहां पर कानकुन एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है। COP 18 इसमें क्या है? दोहा अमेंडमेंट होगा। दोहा अमेंडमेंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ अमेंडमेंट की जाएगी, उसे कहते हैं दोहा अमेंडमेंट, तो वो COP 18 में देखने को मिलेगा। फिर COP 19 दोबारा से पोलैंड में हो रही है, ठीक है। ये देखो, पहले COP 14 पोजनान पोलैंड में हुई थी, अब COP 19 जो हो रही है वो आपका वार्सो पोलैंड में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक रेड प्लस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कभी हम आराम से इसमें और डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद COP 24 पोलैंड में हुई। तो 3 बार आप देख सकते हो, ये अभी तक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 3 बार पोलैंड में हो चुकी है। एक बार पोजनन में, 14 वाली, 19 वाली वॉर्सो में, और 24 वाली कैटोविस पोलैंड में। फिर COP 21 ये 2015 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट निकल के आया था, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ था सर? ये COP 21 में हुआ था, ठीक है। और अभी तक के जो लेटेस्ट है COP 26 है, और उसके बाद सर अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट है वो अपना COP 27 है। COP 27 में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने दिसंबर के करंट अफेयर्स में चीख चीख के पढ़े हैं, ठीक है। तो जो जो भी इनिशिएटिव COP 27 में लिए गए हैं, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो खास खास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं 1 से लेकर 27, वो मैंने यहाँ पर आपका मेंशन कर दी, तो उसको आप देख सकते हो।
वालेकुम सलाम विजय। हाँ जी सर। तो यहाँ तक कोई डाउट है? इज दैट क्लियर और नॉट? ईवीज में चिल्सा जी देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो सब आपका मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, तो पीडीएफ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 18। Recently, which of the following organizations has released the Global Risk Report 2023? Global Risk Report 2023, which of the following organization has released? ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? अब देखो, एक इंडेक्स वाले सवाल, ये भी एक टाइप ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। एक ये आपका रिपोर्ट वाले सवाल, ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस पे पूछ लेता है, इंडेक्स में रैंक पूछ लेगा या पूछ लेगा ये इंडेक्स निकालता कौन है। इसी तरह से रिपोर्ट में, रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछता, उसका पब्लिशर पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है। खास तौर से अगर वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, WEF, IMF, ये इन जैसी संस्थाएं करती हैं तो और इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 बताइए जनाब, कौन पब्लिश करता है, किसने रिलीज की? बी पे तुक्का लगेगा या और कुछ मन हो रहा है और कुछ लगाने का? चलो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सर। दिल तो कह रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, पता नहीं सर, हाथ फिसल गए तो गलत आंसर लगा दिया। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये निकालते क्या है? ये निकालते हैं जो जो रिस्क हम फेस कर रहे हैं। अभी तो सर हम क्या फेस कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बड़ा रिस्क है जो हम फेस कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये पूरी रिपोर्ट है। तो इस बार की रिपोर्ट में देखोगे तो फेलर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड फेलर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, ये दो बड़े रिस्क हम फेस कर रहे हैं। यानी हम ना ही क्लाइमेट चेंज को रोक पा रहे हैं और ना ही क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए एक बड़ा रिस्क बनेगी। जब हम अडेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाएगा तो पूरी की पूरी आबादी साफ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिपोर्ट चिंताजनक है। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है सर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Recently, Union Minister Hardeep Singh Puri addressed the 11th edition of Bioenergy Summit 2023 in Delhi. It was organized by which of the following organization? तो अभी बायो एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया में। तो सवाल यह है कि ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था? फिक्की था, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन था, या CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री था, ठीक है। ये CII और फिक्की क्या है? इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनका एक पूरा एसोसिएशन है, यूनियन है ये, ठीक है, फिक्की और CII। बताइए सर, ये बायो एनर्जी समिट अभी न्यू दिल्ली में हुई थी, इसको किसने अरेंज किया होगा? लगाइए जनाब तुक्का, देखें क्या लगता है तुक्का। ये आया सबसे ईमानदार आंसर जासन जी का, आई डोंट नो। बहुत सही सर, करेक्ट आंसर इज CII। तो बायो एनर्जी समिट किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री।
इसकी थीम क्या थी? एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। देखो आने वाले टाइम में हमें पता है कन्वेंशनल सोर्सेज से हट के हमें नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। उसी में से एक है आपका बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है? जो भी हमारा बायोमास होता है या फिर जो भी आप देखते हो जैसे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट से आप जो एनर्जी बना रहे हो, ठीक है, वो और एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है आपका बायो एनर्जी। आपने कूड़े को इकट्ठा किया, एक मतलब मान लो कूड़े में कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट था, वो एक जगह इकट्ठा किया, वो सड़ता रहा, डिकम्पोज होता रहा, होने के बाद वो एक गैस रिलीज करेगा, ठीक है, मीथेन गैस। आपने उसको टैप कर दिया, तो जो गैस निकल रही है एक तरीके की कौन सी एनर्जी है सर? ये है आपका बायो एनर्जी, ठीक है, ये आपका बायो एनर्जी। हम लोग शुगर केन्स या जो खराब फसलें होती हैं उसकी मदद से बायोडीजल भी बनाने लगे, बायोडीजल, ठीक है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इथेनॉल भी क्या है? एक तरीके का बायोडीजल। इथेनॉल को हम किससे मिक्स कर रहे हैं? पेट्रोल में मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायो एनर्जी समिट। तो बायो एनर्जी को और ज्यादा कैसे प्रमोट करें, कैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन करें कन्वेंशनल सोर्स से नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर, तो इसी से रिलेटेड आपकी पूरी समिट थी, बायो एनर्जी समिट 2023। आई होप इट इज क्लियर ना। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ये तुक्के वाला ठीक नहीं। तो कारगा जी आप क्या चाहते हैं? ठीक है सर, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। द 16th एडिशन ऑफ द 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? 2023 वाला तो अभी हमने देख लिया कहाँ हो रहा है। अब पूछ रहा है 2026 वाला कहाँ हो रहा है सर? फ्रांस, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज होगी तो 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, खट से आप इसका जवाब दे देंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यूनानिमसली सबका एक ही आंसर आ रहा है, सबका नहीं। गादी जी कह रहे हैं फ्रांस एंड जर्मनी, बाकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो किस आंसर की तरफ जा रहे हैं सर? नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम, बिल्कुल सर। करेक्ट आंसर इज नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम। जो 2026 का हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा, मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, विमेंस वर्ल्ड कप भी होगा, ठीक है। तो उसकी होस्ट सिटीज कौन सी हैं, होस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ठीक है। आई थिंक अब तो जिम साहब अब तो आइडिया हो गया ना, करेक्ट आंसर क्या है? नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Which of the following flowering plants has been listed under the Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1972? देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंने पहले भी बताया था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को हम लोगों ने मतलब सीरियसनेस की बेसिस पे शेड्यूल्स में बांट रखा है। तो शेड्यूल्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस की कौन सा प्लांट या एनिमल कितना ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल्स में बांट रखा। जो शेड्यूल 1 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो क्वेश्चन यही है अभी इनमें से किस प्लांट को शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाला गया है? बुगानविला या नीला कुरिंजी या हिबिस्कस रोजा सिनेसिस या तायो बुकीना, जो भी है। सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। बाकी भावनाओं को समझ के करेक्ट आंसर बताओ। क्या लग रहा है सर कौन से फ्लोवर को अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया है? क्या लगता है सर क्या होगा आंसर? बताइए जनाब।
ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज नीला कुरिंजी। ठीक है, तो जो नीला कुरिंजी है उसे अभी शेड्यूल 3 में डाल दिया गया। ठीक है, ऐसा सवाल पूछे चांसेस आर कम, चांसेस आर लेस, लेकिन इस सवाल के थ्रू मैं आपको शेड्यूल्स बताना चाहता था कि शेड्यूल्स कितने हैं। 6 शेड्यूल हैं, जिसमें पहला शेड्यूल कौन सी स्पीशीज को कवर करता है। एक मिनट, एक मिनट। पहला शेड्यूल कौन सी स्पीशीज को कवर करता है सर, जो इंडेंजर्ड होती हैं। ठीक है, कौन सी स्पीशीज जो इंडेंजर्ड होती हैं, इनका आपको बिल्कुल तरह से हंटिंग बिल्कुल पूरी तरह से शेड्यूल स्पीशीज अंडर दिस शेड्यूल आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, आई थिंक थोड़ा सा पेन में मेरे को दिक्कत हो रहा है। ऑलराइट सर, हाँ, आवाज वगैरह ठीक है ना आप लोगों तक। क्या हो गया। चार्जर का भैया दिक्कत नहीं है, चार्जर नहीं, उसका पेन टैब का जो कनेक्शन है उसमें दिक्कत हो गई थी। खैर, नाउ इट इज रिजॉल्व। ठीक है सर, हाँ, तो शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड होती हैं। इनमें जो स्पीशीज है उनकी हंटिंग बिल्कुल बंद होती है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तब कर सकते हो अगर ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, मतलब चीता नहीं आप हंट कर सकते, लेकिन अब चीता आप पे दौड़ आए तो आप उसे मार सकते हो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड टू स्पीसीज ऑन दिस लिस्ट। तो ट्रेड जो भी होगा इन इस शेड्यूल में आने वाली सारी स्पीसीज जो भी आएंगी उनका ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाइगर है, ब्लैक बक है, हिमालयन ब्राउन बियर है, और सलमान खान ने इस ब्लैक बक का ही हंटिंग की थी। तो सोचो ये शेड्यूल 1 में आता है, कितना स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है उसका, तो इसीलिए केस बड़ा बना था। ठीक है, अभी भी चल रहा है। ब्लू व्हेल है ना, आपका हॉर्नबिल्स हैं, क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड ध्यान रखना, लद्दाख में मिलता है। ठीक है, लद्दाख का ये स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, चीता है। तो ये सब आपके शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 में जो आते हैं उनको भी बहुत हाई प्रोटेक्शन दी जाती है, ट्रेड उनका भी प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, उनको भी आप हंट नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट अंडर थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो सीरियसनेस है, जो प्रोटेक्शन है, वो शेड्यूल 1 में ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में जैसे आपका कोहिनूर, ये कोहिनूर वो डायमंड नहीं है, ये कीड़ा होता है कोहिनूर। ठीक है, आसामीज मकाक, बंगाल का हनुमान लंगूर है ना, सिवेट, आपका इंडियन फॉक्स, कश्मीर फ्लाइंग स्क्वायरल, कश्मीर फॉक्स, ये सब किस में आते हैं सर, ये आते हैं आपका शेड्यूल 2 में आते हैं। फिर शेड्यूल 3 एंड 4 उन स्पीसीज के लिए जो इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन इसमें जो सीरियसनेस है प्रोटेक्शन में कंपैरेटिवली शेड्यूल 1 और 2 से क्या है, थोड़ी सी कम होती है। इसमें भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज होती हैं, आप उनका ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हो, बट स्टिल जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 1 और 2 का ज्यादा है। फिर इसके बाद आता है शेड्यूल 5। इसमें वो एनिमल्स है जिनको आप हंट कर सकते हो, जैसे कॉमन क्रो, माइस, रैट, फ्रूट बैट्स, इनकी हंटिंग कर सकते हो। तो देखो शेड्यूल 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, इन शेड्यूल्स में जो स्पीशीज हैं उनको आप हंटिंग नहीं कर सकते। 5 वाले की हंटिंग कर सकते हो। 6 वाले में वो प्लांट्स आते हैं जिनका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, 6 वाले में वो प्लांट्स आते हैं जिनका आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जैसे पिचर प्लांट, ब्लू वांडा, रेड बांदा कुछ एटसेट्रा। ठीक है, तो शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6, दिस इज योर कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये शेड्यूल किस में आते हैं आपका, ये आते हैं सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी एक थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें अगर बढ़िया चल रही हैं तो काइंडली गिव मी थम्स अप।
फिर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है कोवोवैक्स से रिलेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी डीसीजीआई, देखो इंडिया में जो भी ड्रग्स अप्रूव होते हैं ना, कोई भी दवा, तो वो कौन करता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। ठीक है, तो उन्होंने कोवोवैक्स को अप्रूव कर दिया है। ये एक बूस्टर डोज है, तो इसको डेवलप कौन कर रहा है? हेट्रोलोगस बूस्टर डोज, मतलब ऑलरेडी ये वैक्सीन दी जा चुकी है, ये उसका बूस्टर है वैक्सीन का। तो कोवोवैक्स को डेवलप कौन कर रहा है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला या बायोकॉन? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको आज। आपके लिए जो करंट अफेयर्स है आज, उसमें सीखने वाला पार्ट खूब था, है ना। जैसे भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स देख लिया आज हमने, तो इसमें भी हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन आज पढ़ेंगे। तो पहले बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है सर, तो कोवोवैक्स को कौन डेवलप कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप कर रहे हैं। इसके मालिक कौन है? अदर पूना वाला। ये एक रिकॉम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन है। अब देखो सर, यही सवाल आ जाता है कि मतलब ये क्या है, मतलब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है ना, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है। तो एक बार जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन है उसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखो, एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती हैं? जिसमें जो भी वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, तो उसका किल्ड वर्जन डालेंगे, मतलब मरा हुआ वायरस डालेंगे। उस मरे हुए वायरस को देख के हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगी। एंटीबॉडीज क्या करेंगी? उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेंगी। अगर वो ये देख रहे हैं कि आज मरा वायरस आ रहा है, कल हो सकता है जिंदा आ जाए, तो इससे पहले जिंदा आए तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लो, एक इम्यून रेस्पॉन्स हम डेवलप कर लेंगे। तो ये कहलाती इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जैसे आपका हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज, इनमें जो यूज होती हैं इन एक्टिवेटेड वैक्सीन। एक होती है सर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड में क्या होगा? हम जिंदा हम जिंदा वायरस डाल देंगे, लेकिन सर वो तो मतलब लाइव जिंदा है, तो सर वो तो उसी वायरस से हमें बचाना है बॉडी को, और वही वायरस आप बॉडी में डाल दोगे, तो वो एटीन्यूएटेड है, मतलब वीकेंड है ना। मतलब यहां पर तो मरा हुआ वायरस फेंक दिया, यहां पर क्या है? वायरस जिंदा है लेकिन कमजोर है, उसके हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ पे जिंदा वायरस भेजते हैं लेकिन हाथ पैर तोड़ देंगे, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस उसको कहते हैं। तो जब इस तरह का भी वायरस जाएगा जो थोड़ा सा जिंदा है, तो इसको देख के भी हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेगी और स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेगी। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा? जैसे मीजल्स है, रोटा वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, रूबेला है, तो इनको ट्रीट करने में ये आपका काम आता है। एक टाइप होता है सर मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन क्या करती हैं? इसमें आप कुछ भी जिंदा या मुर्दा वायरस नहीं भेज रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप बॉडी में प्रोटीन्स बना रहे हो। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को आगे बढ़ाएंगे और एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे। ठीक है, इसमें आप जिंदा या मरा वायरस कुछ नहीं भेज रहे हो, आप क्या बस बना रहे हो? आपकी जो बॉडी के आप जो वैक्सीन है, वैक्सीन के थ्रू आप बॉडी में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स डेवलप करवा रहे हो। ठीक है, आप वायरस का कोई हिस्सा नहीं भेज रहे हो, आप सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन बॉडी में डेवलप करा रहे हो, जिससे वो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। एक टाइप होता है जिसे सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जर्म का स्पेसिफिक पीस यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर ये जो हमारा वायरस है ना, तो वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर यूज होगा। जैसे पहले हमने देखा मरा हुआ वायरस फेंक दिया या फिर उसका वीकेंड फॉर्म भेज दिया, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? पूरा वायरस नहीं भेज रहे हैं, उस वायरस का एक छोटा सा पार्ट, स्पेसिफिक पीस ऑफ द जर्म, जैसे उसका या तो प्रोटीन या शुगर या कैप्सिड, कुछ भी आप भेजो, तो इससे स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स काफी डेवलप होता है। ये कहाँ यूज होगी? जैसे आपका हेपेटाइटिस बी, एचपीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसको डेवलप करने में। ठीक है,
एक टाइप आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है? टॉक्सॉइड वैक्सीन में हम करते क्या है, हम वायरस नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वायरस जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जो वायरस है वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट बनाता है और उस हार्मफुल प्रोडक्ट से हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती है, उस हार्मफुल प्रोडक्ट से हमारी बॉडी इफेक्ट होती है। तो हम उस वायरस को नहीं भेज रहे हैं, हम डायरेक्ट उस हार्मफुल प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। तो जब इस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट वैक्सीन के थ्रू भेजे जाते हैं तो वो वैक्सीन कहलाती हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। जैसे आपका डिप्थीरिया में जो यूज होता है और जो टिटनस में जो वैक्सीन यूज की जाती हैं, ठीक है। ये भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे। और एक होती है सर वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या करेंगी, उसी वायरस का डिफरेंट मॉडिफाइड वर्जन भेज देंगे, ठीक है। मतलब वायरस तो जा रहा है लेकिन इसको ट्रिमिंग वगैरह करके इसका मॉडिफाइड वर्जन, मतलब ये खूंखार वाला वायरस है ना, ये खूंखार वाला वायरस है, खूंखार वाला ना भेज के इसी का एक ऐसा कोई भाई भेज देंगे जो नेचर में थोड़ा सा पोलाइट हो, ठीक है। मतलब उसी वायरस का मॉडिफाइड वर्जन अगर आप भेज दो तो उसको कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखी, वायरल वेक्टर वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, ठीक है, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। दीज आर सम टाइप्स ऑफ वैक्सीन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, और मेरा पढ़ाने का पर्पज यही है ताकि अगर आप कोई न्यूज़ करंट अफेयर्स में पढ़ो तो सिर्फ उसे रटो नहीं, आप उसे समझने की भी कोशिश करो ये कहना क्या चाह रहा है ना, और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा वाइड डेवलप करो ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप और ज़्यादा मेच्योरिटी से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओ, ठीक है सर। तो यहाँ तक समझ में आया, ये बात समझ में आ रही है? अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, ठीक है। कुछ पूछना है सर यहाँ तक? ऑल राइट सर, तो आज यहीं तक रखेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।